ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। पार्लियामेंट के अंदर कोई सांसद हथियार लेके जा नहीं सकता, तो महिलाओं के पास हथियार भी नहीं है महिला सांसदों के, तो वो दांत से काट सकती हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी को अपने दांतों से वो महिलाएं काट लेंगी। महिला सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री जी को काट ना ले, इसकी रक्षा करते हुए जो है स्पीकर ने ये एक्शन दिया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वक्त बहुत कठिन है। एक परसेप्शन बन रहा है अगड़ों के मन में, जनरल कास्ट के मन में, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी तौर पर डंट दे सकता है। जो कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, क्या वो झटका देने वाला है, खास तौर पर 27 के चुनाव में। इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का। सर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या फंस चुकी है क्या? चुनावी तौर पर अगर हम देखें तो जो कोर वोट बैंक है वही नाराज है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा, यूजीसी के मामले को लेकर मस्तरा, संसद में हमने देखा प्रियंका चतुर्वेदी किस तरह से हावी रही, और दूसरी तरफ जो फिल्में बन रही हैं वो भी अब नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर। मायावती को ट्वीट करना पड़ रहा है और मायावती कहीं ना कहीं आपदा में अवसर तलाश रही है। उसमें हो क्या रहा है असल में, और क्या योगी जी की कुर्सी फंस गई क्या? देखिए हिमांशु जी, अगर आप सारे नजरिए पे नजर डालेंगे जो अभी पिछले कई दिनों से, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, चल रहा है, आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अगर हम हाल फिलहाल देखें, हम वाराणसी से शुरू करें, अहिल्याबाई होलकर जी की जो मूर्ति थी उसको ध्वस्त किया गया, वहां से मामला शुरू हुआ और डाइवर्ट होते होते फिर वो प्रयागराज चला गया। शंकराचार्य जी ने फुटेज भी खींचा और काफी दिन तक जो योगी और शंकराचार्य जी का मामला चला। उसके बाद में फिर ये मामला अभी दिल्ली आ गया है, और दिल्ली में आप जिस प्रकार से लोकसभा देख रहे हैं, बजट के बाद एक दिन भी हाउस नहीं चला है। और पहली बार है ऐसा 70 साल के इतिहास में कि बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो जवाब होता है, प्रधानमंत्री जी ने उस पर भाषण नहीं दिया है, और जो मुख्य विपक्षी दल होता है, जो विपक्षी दल का नेता होता है, उसका भी भाषण नहीं हुआ है। ये 70 साल के इतिहास में एक तो पहली अप्रत्याशित घटना है। हालांकि स्पीकर अप्रत्याशित घटना दूसरी बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी मोदी के ऊपर बड़ा खतरा है, और उनको आशंका हो गई और उनको जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया कि वो सदन ना आए, और प्रधानमंत्री जी सदन नहीं आए और वो बच गए हमले से। तो यहाँ मेरा सवाल ये है, तो क्या प्रधानमंत्री जी अब कब आएंगे सदन, या आएंगे ही नहीं, या खतरा टल गया है, या ओम बिरला जी ने कोई एक्शन ले लिया है? क्योंकि हमला करने वाली जो बताई गई हैं वो कांग्रेस की महिला सांसद थी। तो महिला सांसद पे, और मैं तो कह रहा राहुल गांधी समेत अगर वो दोषी हैं, तो स्पीकर क्या एक्शन ले रहे हैं? स्पीकर ने क्या एक्शन लिया अगर आपके पास रिपोर्ट आ गई थी? और ये बात आपने 24 घंटे के बाद बताई। और अगर ये सारी परिस्थितियां थी तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, एसपीजी क्या कर रही है, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है उसमें जो आईपीएस है वो क्या कर रहे हैं, भजिया कर रहे हैं। इसके अलावा हो क्या रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री वो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या हमारे आपके प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश की 140 करोड़ जनता के माननीय प्रधानमंत्री हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की घटना हो और कोई एक्शन ना हो, ये तो मजाक है। अब ये बात रिकॉर्ड पे आ गई है, ये बात देश से बाहर भी चली गई है। दुनिया के देश क्या सोच रहे होंगे, जहां भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, और वहां प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा है, तो बाहर क्या होगा?
हमारे प्रधानमंत्री जी तो कुछ दिन पहले बचे ही थे, प्रधान वहां पंजाब में आदर से लौट आए थे और कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को जाके कह देना कि मैं सुरक्षित बच आया हूं। तो क्या यहाँ भी पंजाब जैसी स्थिति हो गई है क्या पार्लियामेंट में? और अगर नहीं हुई है तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? क्या राहुल गांधी वो जो किताब बता रहे थे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की अभी छपी नहीं है, वो किताब राहुल गांधी कहीं से निकाल लाए और उन्होंने कहा मैं अपने शुभ हाथों से प्रधानमंत्री मोदी जी को दूंगा, कहीं इस डर से तो मोदी जी नहीं आए। और दुर्भाग्य देखिए देश का और महिला सांसदों के अपमान करने का भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी सांसद हैं। एक सांसद को तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की कैसी कैसी किताबें नेहरू की और नेहरू से लेके आज तक थैला भर के लेके आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दुबे जी के अलावा और कोई विद्वान सांसद है नहीं जो एक्शन ले सके या कुछ उनका पक्ष रख सके, क्योंकि उसमें गृह मंत्री भी फेल हो गए, रक्षा मंत्री भी फेल हो गए, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है वो भी फेल हो गए। तो अंत दुबे जी को लाना पड़ा और उन्होंने हाउस में उनका जवाब दिया कांग्रेस का। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि महिला सांसदों के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया गया है कि महिला सांसद हमला कर देती, और उससे भी आगे बढ़ के जिस प्रकार से एनडीए के सहयोगी दल के टीडीपी के एक सांसद ने एक चैनल की डिबेट में महिला सांसदों के ऊपर इस तरह का लगाया कि खतरा ये था क्योंकि हथियार तो वहां जाते नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर कोई सांसद हथियार लेके जा नहीं सकता, तो महिलाओं के पास हथियार भी नहीं है महिला सांसदों के, तो वो दांत से काट सकती हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी को अपने दांतों से वो महिलाएं काट लेंगी। महिला सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री जी को काट ना ले, इसकी रक्षा करते हुए जो है स्पीकर ने ये एक्शन दिया है। सोचिए क्या क्या विद्वान और क्रांतिकारी और समझदार सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये दुर्भाग्य है देश का। लोकसभा जाएंगे तो वो महिला सांसद फिर से काट सकती हैं, काटने को तो कभी भी काट सकती हैं। नहीं हिमांशु जी, मेरा सवाल तो पहले ही आ चुका है कि क्या बिरला जी सुनिश्चित कर चुके हैं कि मोदी जी अब कब आएंगे पार्लियामेंट, और आएंगे भी कि नहीं आएंगे, या वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही घर से ही मोर को दाना खिलाते हुए पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग लेंगे जूम के थ्रू, इंटरनेट पे बैठ के जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसे ही मोदी जी बात करेंगे? ये भी तो देश के सामने आना चाहिए। देखिए देश में जिस तरह की चीजें चल रही हैं और देश में जिस तरह से ये मजाक चल रहा है उसका पटापेक्ष होना चाहिए। मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपने इस तरह की परिस्थितियां उठाई हैं और इस तरह की बात है तो एसपीजी को भी एक्शन लेना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, एक जेपीसी बननी चाहिए जो जांच करे इस मामले की कि कौन कौन से खतरनाक सांसद हैं जिनसे प्रधानमंत्री जी को खतरा है, और जिन जिन से खतरा है उनके ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो बिरला जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब कहां से आएंगे? सरकार क्या करेगी, स्पीकर क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे, क्या हाउस ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो पटापेक्ष होना चाहिए जी। और जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है जो खतरे में इस वक्त पड़ गया है या फिर मोदी जी को टारगेट पर ले रहा है, योगी जी के लिए ये चुनावी तौर पर अच्छे संकेत तो नहीं है, उसको किस तरह से देखें सर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से ये योगी जी का शगुफा सरकार ने छोड़ा है, उसके पीछे की रणनीति ये है कि 2024 में जो एक झटका पिछड़े दलितों ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो विपक्षी दल है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का फॉर्मूला दिया था, उसके तहत काफी दलित और पिछड़े लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है। हालांकि उसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार के स्टेटमेंट सदन में अमित शाह जी ने दिया था, उन्होंने टिप्पणी अम्बेडकर पे की थी, उसके पहले ये था कि इस बार 400 पार और संविधान बदलाव की बात हो रही थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये लोग विमुख हो गए थे और उस चीज को खत्म करने के लिए या उस चीज से घबरा के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ों को खुश करने के लिए इस तरह का बिल लेके आई या इस तरह का बिल लाने की कोशिश कर रही है,
ताकि वो पिछड़ों को खुश कर सके। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो उसका कोर वोटर है ब्राह्मण समाज और व्यापारी समाज का, वो कहीं ना कहीं नाराज है। और वो इस हद तक नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी को ये हो गया कि वो जैसे कहते हैं ना कि अम्मा दाने भुनाने गई थी और वो दाने भी जाते रहे और वो भुने हुए दाने भी नहीं मिले। वो एक कहावत है, अम्मा गई थी भुनाने और वो दाने मिले ही नहीं। तो आप दलितों का वोट लेने चले थे और आपसे स्वर्ण भी छिटक गया। तो स्वर्ण भी नाराज है। लेकिन मैं इसके पीछे की रणनीति ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार को भी आभास था कि ये बिल टिकेगा नहीं और ये जाके फंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर ये फंस गया। ये सब रणनीति के तहत हो रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि हमने पिछड़ों को भी खुश कर दिया है और भाई रुक गया है तो इससे स्वर्ण भी खुश हो जाएगा और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल जाएगी। ये रणनीति इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन यह मामला इसलिए फंसता है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है, गुजरात लॉबी की और योगी की जो लड़ाई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दो खेमे बने हुए हैं। योगी जी पीछे हटने को तैयार नहीं है, गुजरात लॉबी उनको हटा नहीं पा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है और उस भारतीय जनता पार्टी की आपदा में विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी को एक बड़ा अवसर मिल सकता है। दूसरा, मैं इसको ये भी देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसी अवसर की तलाश में अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव मेरे को कहीं दिखाई नहीं देते। वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, ट्वीट खेलते रहते हैं। कोई बहुत बड़ा एक्शन वो चुनाव के नजदीक जिस प्रकार से आ रहे हैं, कोई ऐसा धरना प्रदर्शन, कोई ऐसा सरकार का विरोध कर रहे हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर वो लोकसभा में भी आजकल दिखाई दे रहे हो, पिछले 2 सेशन से वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो शायद वो भी ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से ही हमें मौका दे देगी और हम शायद सत्ता में आ जाएंगे। उस तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी भी बना रही है या आगे फ्यूचर में कुछ कर रही है, ये सोच सकती है। तीसरा पक्ष हिमांशु जी यहाँ पे मायावती जी का आता है, जो पिछड़े दलितों की बड़ी नेता हैं। वो भी धीरे धीरे सुगबुगाहट में है, अभी खुल के वो भी नहीं आई है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर यही चाल रहा तो उनकी पार्टी रसातल में चली जाएगी, जो काफी हद तक चली गई है। आज बहुजन समाज पार्टी को ये देखना होगा कि किसी भी सदन में उनका एक भी सदस्य नहीं है। एकमात्र सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है और वो भी ये माना जाता है कि वो अपने बलबूते है। उसमें बहुत ज्यादा उसको फायदा कोई बसपा से मिल गया है, ऐसा नहीं है। वो मजबूत क्षेत्र का नेता है तो वो अपने बलबूते जीत के आया, सिंबल भले ही बहुजन समाज पार्टी का हो। तो ऐसी पार्टी जिसकी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी हो और वो आज एक महज मेंबर के लिए तरस रही हो, तो ये उस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। तीसरा जो बड़ा इसमें फैक्टर है, वो फैक्टर ये है कि पिछड़ों के दलितों के युवा सांसद बहुत तेजी से उभर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण, और उनको आज उनका ये देखिए कि वो लोकसभा पहुंच गए हैं, एक ऐसे पटल पे पहुंच गए जहां से वो अपनी बात भी रख सकते हैं, वो एग्रेशन भी दिखा सकते हैं। और कहीं भी प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेश में भी अगर किसी दलित के साथ कोई अहित होता है तो वो तत्काल इस पोर्ट पे पहुंचते हैं। तो पिछड़े और दलितों में वो लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उसका खतरा भी कहीं ना कहीं बसपा को हो सकता है। उससे भी मायावती जी के माथे पे चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि मायावती जी कुछ कर नहीं पा रही या करना नहीं चाहती है, क्योंकि उनके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का जो पोस्टर चस्पा है, वो पोस्टर उतर नहीं पा रहा है। वो पोस्टर पिछले 11-12 साल से उनके ऊपर ऐसा चिपक गया है कि वो न चाहते भी नहीं उतर पा रहा है। क्योंकि आपने देखा लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले लॉन्च किया, फिर वापस ले लिया, फिर वह पार्टी से ही निकाल दिया, फिर उसको पार्टी में ले लिया। कई सारे जो अच्छे नेता थे जो काम कर रहे थे उनको पार्टी से निकाल दिया। तो मायावती जी के जिस प्रकार से एक्शन रिएक्शन रहे हैं, उससे उनका जो मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं भ्रमित नजर आता है। उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि बहन जी क्या कर रही है। हालांकि हमें ये भी मानना पड़ेगा कि आज भी मायावती में दम है, और अगर वो सीरियस राजनीति करती हैं तो उत्तर प्रदेश में बड़ा फैक्टर बन सकती है,
क्योंकि आज भी उनका 10-12% वोट उनके साथ है, जो उनके साथ बैठा है, और अगर वो एक्शन करती हैं तो इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगी ये तो लेकिन समय सर, बड़ी बताएगा। मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, उनका वोट चाहती है, अपना वोट बैंक कहीं ना कहीं दांव पर लगा रही है, और जो विपक्ष है वो अगड़ों का वोट चाहने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब क्रॉस कनेक्शन बन रहा है, वो दूसरे का वोट चाहते हैं, वो उनका वोट चाहते हैं, और इस बीच कहीं ना कहीं खिचड़ी बन रही है। अब ये खिचड़ी किसके फायदे का सौदा साबित होगी, ये देखना होगा। नहीं देखिए हिमांशु, मैंने पहले ही आपको कहा कि जिस प्रकार से ये रणनीति चल रही है, अब विश्वास डगमगा रहा है सवर्णों का भी भारतीय जनता पार्टी से, जिस पर चाहे आप शंकराचार्य को लीजिए, चाहे आप बनारस की घटना को लीजिए, चाहे आप अयोध्या मंदिर में और वहां पे करप्शन के मामले को लीजिए, और चाहे भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूजीसी को लेके आई है, तो कहीं ना कहीं स्वर्णों का, ब्राह्मणों का भी विश्वास डिग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से। और दूसरे जो दलित थे जो आपको छोड़ के चले गए हैं, वो वापस आएंगे, इसकी कोई गारंटी अभी है नहीं। तो यहाँ तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होते हुए हम देख रहे हैं, और उसका फायदा, जैसे कि मैंने कहा, मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तो उसको बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति रहेगी तो उसको बड़ा फायदा मिल सकता है। आपने देखा जो समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही थी कि उसके 20-25 विधायक, वो सांसद आ जाएं, और उसके 37 सांसद आ गए। तो ऐसे में ही वो कोशिश करेगी कि हमारे 150 विधायक आ जाए और उसके 250 आ जाएंगे, तो उसको तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसको खाली टिकटों का बंटवारा करना है। क्योंकि 2 कम्युनिटी उसके साथ बिना बुलाए जा रही हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, तो वो जाति का समीकरण देखते हुए अगर टिकट अच्छे से बांटते हैं तो उनको तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी से नाराज होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा डेंट है, कि भले ही ब्राह्मण जो है वोट की तादाद कम हो, उनकी संख्या कम हो, लेकिन परसेप्शन बनाने में ब्राह्मण समाज सबसे आगे रहता है, और वो परसेप्शन बनाता है। और वो भी अगर भाजपा से छिटक जाएगा तो फिर तो भाजपा का भगवान ही मालिक है, और भगवान राम मालिक है अगर भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी कहीं ना कहीं रुष्ट दिखाई देते हैं। वहां जो है शंकर जी ने नेत्र खोल दिया है वाराणसी में, और अयोध्या में तो भगवान श्री राम ने जो है पहले ही अपनी नाराजगी जता दी है लोकसभा हरा के भाजपा को। तो आपसे तो कहीं ना कहीं भगवान भी नाराज लगते हैं, तो भगवान कैसे बचाएंगे? जैसे यहाँ पे याद आ गया कि साक्षी महाराज ने ट्वीट किया है कि भगवान की कृपा से हमारे प्रधानमंत्री जी बच गए, अगर वो लोकसभा में चले जाते तो उन पर बड़ा हमला हो सकता था। तो भगवान की कृपा से मोदी जी भी बच रहे हैं, तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। फिर ये लोग कर क्यों रहे हैं? क्या भगवान की कृपा से ही प्रदेश और देश चल रहा है क्या? तो अगर भगवान की कृपा से ही सब हो रहा है तो आप बैठिए भाई साइड में, भगवान से ही चलाया जाए फिर, खड़ाऊ रख के। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।